यहाँ पे अगर हम अलाउ कर दें, हमारे पास जो डेजर्टियस एरियाज हैं, कंपनियों को अलाउ कर दें कि आए सोलर पैनल लगाएं और बिजली बेचें, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? लेकिन हमारे यहाँ पे उसके अंदर लीगल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से कंपनीज यहाँ पे आके वो नहीं कर रही है। इस तरह से एथिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। एथिक्स क्या होते हैं? मसलन फलां दिन आ रहा है, इस दिन के अंदर हम लोगों ने चिरागां करना है। अब चिरागां का कंसेप्ट खत्म हो गया तो पूरे शहर को आपने बत्तियों से जलाया हुआ होता है। दो के दैट मुझे खुद बड़ा फैसिनेट करता है। लेकिन जब आप इतनी ज्यादा लाइट चलाएंगे एक ऐसा मुल्क दैट इज ऑलरेडी एनर्जी स्कार्स, तो उस मुल्क के अंदर आपके एथिकल या मोरल जो सपोर्ट लोगों को देनी है, उसके लिए आप इतनी ज्यादा एनर्जी जाया कर रहे हो, तो जो एथिकल ग्राउंड्स जो होते हैं इनकी वजह से भी एनर्जी खराब होती है। इस तरह सोशल प्रैक्टिसेस हैं। सोशल प्रैक्टिस क्या है कि अगर कमरे में एक बंदा रहता है तो एक बंदे के रहने के लिए एक हॉस्टल के अंदर एक कमरे के अंदर दो बंदे रह सकते हैं, लेकिन अगर रूम खाली हो तो दो वो अलग अलग बंदे को अलॉट हो जाता है। अब जहां पे एक दो बंदों के एक कमरे में रहने से जितनी बिजली यूज होनी थी उतनी क्या होती है, दो कमरों के अंदर डबल बिजली यूज हो रही होती है। तो ये हमारी सोशल प्रैक्टिस है। अब ये जितनी मैंने एग्जांपल्स दी हैं, ये सारी एग्जांपल्स वो हैं जो आप अखबार में पढ़ते हैं, जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। सो जब आप इस तरह से लिख रहे होंगे तो आपने क्या करना होता है, जो मर्जी टॉपिक आ जाए, एनर्जी क्राइसिस आ जाए, वाटर क्राइसिस आ जाए, ओवर पॉपुलेशन आ जाए, ग्लोबल वार्मिंग आ जाए, जो मर्जी टॉपिक आ जाए, उसके पॉलिटिकल काजेज होंगे, उसके इकोनॉमिक काजेज होंगे, उसके सोशल काजेज होंगे, उसके टेक्नोलॉजिकल काजेज होंगे, उसके एनवायरमेंटल लीगल काजेज होंगे, तो आपने कोई 4 से 5 काजेज इसमें से उठा लेने हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, काजेज के नीचे वो 4-5 पॉइंट लिख लोगे जितने आपने पैराग्राफ लिखने हैं। सीएसएस के लिए ऐसे लिखना है तो कम से कम 5 काजेज, और पीएमएस के लिए लिखना है तो आपने कम से कम 4 आपने लिखने हैं। तो पीएमएस ऐसे के लिए 4 काजेज का मतलब है 4 बॉडी पैराग्राफ आपके बन जाएंगे। पॉइंट्स कहां से उठाने हैं, इसी में से, इन्हीं पॉइंट्स में से। अब इसमें से आगे फर्दर कैसे काम करना है मैं आपको बारी बारी सब पे काम करवाऊंगा। फिर आ जाते हैं इफेक्ट्स। जो भी प्रॉब्लम होती है उसके कोई ना कोई इफेक्ट्स होते हैं, और इफेक्ट्स कौन से होते हैं, वो भी यही होते हैं। क्या एनर्जी क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो डिस्टर्ब होती है? तो आंसर इज यस, होती है। 2013 के अंदर यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस था, तो एनर्जी क्राइसिस की वजह से पीपल्स पार्टी को दोबारा वोट नहीं मिले, तो एनर्जी क्राइसिस लिहाजा क्या हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो एनर्जी क्राइसिस की वजह से गवर्नमेंट तब्दील होती है, हो सकती हैं। इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट्स होते हैं। एनर्जी क्राइसिस की वजह से आपके मुल्क की इकोनॉमी डाउन होगी, आपकी सारी इंडस्ट्री बांग्लादेश चलेगी, इंडिया चलेगी। नतीजा क्या निकला, आपकी इकोनॉमी मीगर होगी, कमजोर होगी। एनर्जी क्राइसिस की वजह से सोशल इश्यूज आते हैं, बिल्कुल आते हैं जी। क्या होता है, आप देखते हैं कि अगर लोड शेडिंग ज्यादा हो रही होती है तो इंसान की तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है। जब वो चिड़चिड़ापन आता है, जब वो साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार होता है, वो फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों से लड़ता झगड़ता है। लिहाजा वी कैन से एनर्जी क्राइसिस कैन लीड टूवर्ड्स सोशल या साइकोलॉजिकल इश्यूज, आप कह सकते हैं। इसी तरह से टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेके आए। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाने के लिए जरूरी है आपके यहाँ एनर्जी हो। अगर वो एनर्जी नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो ये इसके इम्पैक्ट्स हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा भी एनर्जी क्राइसिस की वजह से होता है। देन फिर आ जाते हैं सोल्यूशंस। तो सोल्यूशन क्या होते हैं, आमतौर पर सोल्यूशन यही होते हैं कि हम अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रांग करें, इकोनॉमिक्स में स्ट्रांग करें, इसके ऊपर लॉ मेकिंग करें, सोसाइटी को एजुकेट करें। तो आमतौर पे यही इम्पैक्ट्स होते हैं। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इन 8 पॉइंट्स को अपने टॉपिक के साथ रिलेट करना शुरू कर दें तो आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे फेल नहीं होता, प्रोवाइडेड दैट आप इसका स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो। कल मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको बॉडी पैराग्राफ का। अगर आप बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो तो आप इंग्लिश ऐसे में फेल नहीं होंगे। ये बात याद रखिएगा कि बॉडी पैराग्राफ का अगर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है तो लोगों का ये फेल होने की वजह क्या होती है कि वो लोग स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे होते। अब मैंने आपको बताना है, ये जो हमने यहाँ पे एक लंबी लिस्ट लिखी है कि हम चाहते हैं ये चाहते हैं कि इन पॉइंट्स के ऊपर जब हम लिखने लगे तो लिखते हुए हमारे पास अल्फाज की कमी ना हो, टेक्निकल अल्फाज की।
जब मैं वर्ड आपके सामने पहला लफ्ज मैंने चुना है पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स, आप गूगल पे जाएंगे, वहां पे जाके लिखेंगे पॉलिटिक्स रिलेटेड वर्ड्स, ये लिखेंगे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे, आपके पास एक वोकैबुलरी खुल जाएगी पूरी लंबी चौड़ी। चंद लफ्ज में लिखता हूं, जैसे इलेक्शंस, मैनिफेस्टो, जैसे आपके पास इलेक्शंस, मैनिफेस्टो, पॉलिटिकल पार्टीज, कैंपेन, डेमोक्रेसी, सेनेट, हाँ सेनेट, पार्लियामेंट, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है जी। ये जैसे मैंने यहाँ अल्फाज लिखे हैं, इस तरह के 30-50 अल्फाज आपने डाउनलोड कर लेने हैं, गूगल सर्च पे जाएंगे आपको मिल जाएंगे, और इन लफ्जों को आपने समझना होता क्या है। मसलन इलेक्शंस क्या होते हैं, द प्रोसेस इन विच सर्टेन इशू और अ सर्टेन पर्सन इज सिलेक्टेड, इसको हम इलेक्शन कहते हैं, वोटिंग जिसे हम कहते हैं। देन हमारे पास मैनिफेस्टो आ जाता है कि जिस चीज पे कोई शख्स इलेक्शन लड़ रहा है, जिस पॉइंट पे कोई शख्स इलेक्शन लड़ रहा है, वो उसके पॉइंट्स क्या है, उसका एजेंडा क्या है, उसका एम्बिशन क्या है, जब वो पावर में आएगा तो वो क्या करेगा, दैट इज मैनिफेस्टो। अब इसी तरह से यहाँ पे लफ्ज देखो पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं ये आपस में जो ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द सिमिलर पॉलिटिकल आइडियाज, ये जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं। इसी तरह से आपके पास कैंपेन आ जाता है, कैंपेन इज द प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग द पीपल टू वोट फॉर अ सर्टेन काज, सर्टेन पर्सन, तो ये आपका क्या आ जाता है, कैंपेन आ जाता है। अब पार्लियामेंट आ जाती है, पार्लियामेंट वो इदारा होता है जिसके अंदर इलेक्शन के बाद लोग जब जाके बैठते हैं और वहां पे सियासी, मुल्क के सियासी मुआशी फैसला जात करते हैं। फिर आ जाता है अकाउंटेबिलिटी, यही पार्लियामेंट जो होती है इसकी अवाम अकाउंटेबिलिटी करती है। जब नेक्स्ट टाइम ये इलेक्शन में आपके पास वोट मांगने आते हैं, ये लोग अपने अपोजिशन जो होती है ये आमतौर पे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी कर रही होती है। और इसी तरह से आपके पास ट्रांसपेरेंसी आ जाती है कि जो भी काम हो रहे होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो उसमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अब जब आपने ये सारे वर्ड्स देखे, ये किसके हेडिंग में देखे हैं, पॉलिटिक्स में। अगर अब आपने पॉलिटिक्स पे पैरा लिखना हो, मसलन मैं आपको टॉपिक सेंटेंस देता हूं, कल ये मुझे लिख के आप लोगों ने चेक करवाना है। तो टॉपिक सेंटेंस है पॉलिटिकल, सर इस पे एक पैराग्राफ लिखना, एक पैराग्राफ जो कल मैंने बताया था उसके मुताबिक, पॉलिटिक्स politicians are not serious in अब देखो यही टॉपिक हमने उठाया कि पॉलिटिशियंस आर नॉट सीरियस इन, या कह लें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी क्राइसिस। ये जुमला लिख लें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी क्राइसिस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। अब जब आप देखते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो जब आप उसको इलेबोरेट करोगे तो आप लिखोगे, हम लिखेंगे कि जनाब
जैसे ही एक इलेक्शन खत्म होता है और एक पार्टी सिलेक्ट होती है, इलेक्ट होती है, तो फौरी तौर पे दूसरी पार्टियां क्या करती हैं, बजाय कि वो उस पार्टी को अपने मैनिफेस्टो पे अमल करने दें, वो उसके खिलाफ रोड्स पे आ जाती हैं। यानी बजाय इसके कि एक पार्टी जब सिलेक्ट हो गई है, इलेक्ट हो गई है, गवर्नमेंट में आ गई, पावर में आ गई है, तो दूसरी पार्टियां क्या करती हैं, उसको अपने मैनिफेस्टो पे अमल नहीं करने देती। इलेक्शन का वर्ड हमने यूज कर लिया, मैनिफेस्टो का वर्ड यूज कर लिया, पॉलिटिकल पार्टीज का वर्ड यूज कर लिया, ठीक है जी। दे स्टार्ट अ कैंपेन अगेंस्ट द गवर्नमेंट बाय टेलिंग देम दैट they are not doing well or they have come into power without legitimate authority। ये हमारे पास कैंपेन से मुताल्लिक आ गया। The opposition and the government at the same time tells the public that democracy is in danger because of the current government and opposition respectively। ये अब बता दिया आपने, डेमोक्रेसी का खतरा आ गया। वाइल कन्वर्टिंग या वाइल डिस्ट्रैक्टिंग द पब्लिक फ्रॉम द देयर ओरिजिनल इश्यूज लाइक एनर्जी क्राइसिस, दे आर supposed to chant, they are supposed to make slogans for their leaders, for their self-interest, for the self-interest of the leaders। इस तरह से आपने एक सेंटेंस लिख लिया तो वो आपने कर लिया। पार्लियामेंट बिकम्स अ प्लेस ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग, तो वहां पे हॉर्स ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी, द सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी बिकम्स जो है ना, इसे आप कह लें कि फ्लॉड। तो इसके नतीजे में क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी डज नॉट प्रिवेल एंड एज ए रिजल्ट द पॉलिटिक्स, the stability in the politics is disturbed and the issues like energy crisis are not addressed by the government because their energies are being used in pacifying the chaos created by the opposition। अब ये क्या है, ये सारे वर्ड्स आपके पूरे के पूरे आपने यूज कर लिए किसके अंदर, एक पॉलिटिक्स वाले पैरे के अंदर। जैसे अभी मैंने एक पैरा क्रिएट किया, तो जब आप पैराग्राफ क्रिएट करोगे उसके अंदर आप इस तरह से पॉलिटिक्स से मुतल्लिक अल्फाज यूज करोगे, फिर इसी तरह से आप इकोनॉमिक्स से मुतल्लिक करोगे। इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमी से मुतल्लिक कुछ अल्फाज आपने अच्छे अच्छे अपने पास लिख लेने हैं, तकरीबन 20-25 अल्फाज जो इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं। मसलन उनमें आता है FDI, GDP, GNP, बजट, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, सप्लाई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, ब्ला ब्ला। इस तरह के आप 20-25-30 वर्ड्स अपने पास लिख लेते हो। ये जो आपके लिखे हुए अल्फाज होते हैं, तो जब लोग कहते हैं ना सर मेरे पास तो लिखने के लिए वोकैबुलरी नहीं है, तो अगर उन लोगों ने पॉलिटिक्स और उससे मुतल्लिका 20 अल्फाज, इकोनॉमिक और उससे मुतल्लिका 20 अल्फाज, सोशल और उससे मुतल्लिका 20 अल्फाज, टेक्नोलॉजी उससे मुतल्लिका 20 अल्फाज, एनवायरनमेंट से मुतल्लिका 20 अल्फाज, लीगल से मुतल्लिका 20 अल्फाज और एथिक्स से मुतल्लिका 15-20 अल्फाज, जब आपको ये पता चल जाते हैं तो आपका वोकैबुलरी का मसला हल हो जाता है। मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में भी कि देखो इसके अंदर जितने में लफ्ज लिखे हैं ये सारे लफ्ज वो हैं जो हम डेली अखबारों में पढ़ रहे होते हैं। मैंने कोई इसके अंदर मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। सादा वर्ब्स लगाने हैं आपने, सादा नाउन्स यूज करने हैं, सादा जो है ना एडजेक्टिव्स यूज करने हैं, और जो आपकी बात है उसमें वजन होना चाहिए। आपके अल्फाज जो है ना वो भारे भारे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि आप लोगों ने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल और एथिकल, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर नेक्स्ट आपका जो इंग्लिश एस्से के लिए जो आपने मटेरियल गैदरिंग करनी है, इसके ऊपर आप लोगों ने हर, जैसे पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड 20 अल्फाज उनकी डेफिनेशन के साथ इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखें, पंजाबी, फारसी, सराइकी, जिस तरह से लिख सकते हैं इसको लिखें, और लिख के आपने क्या करना है, उस बात को समझना है। इट डजंट मीन कि आपने कोई टेक्निकल डेफिनेशन ही लिखनी है।
इलेक्शन का कंसेप्ट आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से आप ये जो अल्फाज मैंने लिखे हैं 6 अल्फाज 7 अल्फाज, इन 7 अल्फाज से मुतल्लिका आपने 20-20 अल्फाज लिखने हैं। जब ये एक लिखेंगे तो आपकी वोकेबलरी के अंदर 140 नए लफ्ज ऐड होंगे। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक इंग्लिश ऐसे जो हम लिखते हैं उसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम जो अल्फाज यूज होते हैं वो 40 से 60 लफ्ज यूज होते हैं। 40 से 60 लफ्जों को हम घुमा फिरा के ऐसे लिख रहे होते हैं, हम कोई नई बात नहीं लिख रहे होते। जब आपके पास ये 140 वर्ड्स होंगे और ऐसे वर्ड्स जिनको दुनिया जानती है, इन 140 वर्ड्स की मदद से आपका जो लिखा हुआ ऐसे होगा वो एक अच्छा ऐसे होगा। थैंक यू वेरी मच।